Hello everyone, welcome to my YouTube channel SRC Academics. I am Shivangi Chauhan and in today's lecture we are going to cover the topic from Biology class 12, that is menstrual cycle. So let's get started. Menstrual cycle. सबसे पहले तो हमें ये देखना है menstrual cycle होती किस में है. It occurs in primates, that is apes, monkeys and humans. Okay, these are called primates. आगे मिनार्के क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर प्यूबर्टी एंड इट अकर्स एट द एज ऑफ 11 to 13 इयर्स. जब एक फीमेल, एक गर्ल जब 11 से 13 इयर्स की एज में होती है, अपने प्यूबर्टी को हिट कर रही होती है, तब ये मेनार्के आता है. मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट पीरियड्स. मेनोपॉज क्या होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, when the menstrual cycle ceases, it occurs at the age of around 45 to 55 years. Next, average interval. एक मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग कितने दिन की होती है? 28 से 29 days. Okay? Then, ईस्ट्रस साइकिल. अब हमने देख लिया प्राइमेट्स में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, नॉन प्राइमेट्स में क्या होती है? नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल होती है, जिसके ये 4 फेज होते हैं जिन्हें हम अभी डिस्कस करते हैं. सबसे पहला फेज होता है एनिस्ट्रस फेज. एनिस्ट्रस फेज, इसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं. मतलब जब यहाँ पे जो नॉन प्राइमेट्स हैं वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो रही है. नेक्स्ट, द सेकेंड फेज इज प्रोईस्ट्रस फेज, जहाँ पे वन और सेवरल फॉलिकल्स आर डेवलपिंग टुगेदर. जब वो डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं उस फेज को हम कहते हैं प्रोईस्ट्रस फेज. नेक्स्ट आता है ईस्ट्रस फेज. ईस्ट्रस फेज, इसे हम पीरियड ऑफ हीट भी कहते हैं, जहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग बन रही होती है, जहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी भी होती है. दिस फेज इज कॉल्ड एज ईस्ट्रस फेज. एंड द लास्ट फेज इज मेटाएस्ट्रस फेज. यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम की एक्टिविटी होती है. प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, इसलिए इस फेज को कहते हैं मेटाएस्ट्रस फेज. आई होप आपको ये कुछ पॉइंट समझ आए होंगे. यहाँ तक हमने एनसीईआरटी के जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इतने टॉपिक के, वो हमने कवर कर लिए हैं. आगे अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को, उसके हर एक फेज को, उसके हर एक प्रोसेस को डेप्थ में समझेंगे. तो नेक्स्ट हम देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल. कैसे हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल होने में हेल्प करते हैं, कैसे प्रोसेस होता है. सबसे पहले हाइपोथैलेमस, व्हिच इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. यहाँ से GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज होता है एडिनोहाइपोफाइसिस यानी पिट्यूटरी में. पिट्यूटरी से LH और FSH रिलीज होता है. FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये जो LH है ये काम करता है थीका इंटरना. थीका इंटरना कहाँ होती है? जो एग होता है, जो ओवा होता है, उसकी लाइनिंग होती है थीकल लेयर, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना. LH वर्क करता है थीका इंटरना पे. यहाँ से एंड्रोजेंस प्रोड्यूस होते हैं. एंड्रोजेंस प्रोड्यूस क्यों होते हैं? यहाँ पे देखते हैं FSH वर्क करता है ग्रैनुलोसा सेल्स. ग्रैनुलोसा सेल्स जो कि एक एग होता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है, उसे जो सेल्स सराउंड करती हैं उसे ग्रैनुलोसा सेल्स कहते हैं. ये ग्रैनुलोसा सेल्स एस्ट्रोजन बनाती हैं. यहाँ से जो एंड्रोजेंस बने थे उनका कन्वर्जन होता है एस्ट्रोजन में. एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कैसे होता है? एरोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में. यहाँ से आके ये जो एस्ट्रोजन है वो कंट्रोल करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल, जैसे कि एडिपोसिस यानी डिपोजिशन ऑफ फैट इन बट, थाई एटसेट्रा, एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट. इन सब चीजों में एस्ट्रोजन हेल्प करता है. ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं. यहाँ से हमने हार्मोनल कंट्रोल देखा. LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बार बार बता रही हूँ, लिख लो. FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, ये पता चल गया LH कहाँ काम करता है, FSH कहाँ काम करता है. आगे कहाँ क्या होता है? कन्वर्जन होता है एरोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में. एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ओके, आगे हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेज होते हैं. प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज. ओव्यूलेशन से पहले कौन से इवेंट्स होते
ओव्यूलेशन के बाद कौन से इवेंट्स होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं प्री ओव्यूलेटरी इवेंट्स, मतलब ओव्यूलेशन से पहले क्या क्या प्रिपरेशंस होती हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं। दो जगह जैसे कि मैंने बताया साइकिल चलती है, पहला ओवरी में और दूसरा यूट्रस में। ओवरी में क्या होता है, सबसे पहला फेज जो चलता है ओवरी में वो होता है फॉलिकुलर फेज, जो कि डे 1 से लेके 13 तक 13 दिन तक ये फेज चलता है। अगर हम साइकिल को 28 डेज का मान रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, FSH एक्ट्स ऑन फॉलिकल्स, फॉलिकल्स पे FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है, जिससे कि प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी टर्शरी में एंड टर्शरी फाइनली ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्राफिन फॉलिकल में हमने ये अपनी बुक में भी डायग्राम देखा होगा, आपने नहीं देखा तो आप देखो, उसमें पूरा डायग्राम दिया हुआ है। ग्राफिन फॉलिकल में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और हमने अभी अभी हार्मोनल रेगुलेशन में देखा कि ग्रैनुलोसा सेल्स जो होते हैं वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। सिंस ग्राफिन फॉलिकल के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं तो यहाँ पे एस्ट्रोजन भी मैक्सिमम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओवरी में हमने देखा है यहाँ पे 1 से 13 डे तक फॉलिकुलर फेज चलता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूट्रस पे। यूट्रस पे उतने ही देर में 2 फेज चलते हैं, पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा होता है प्रोलिफरेटिव फेज। मेंस्ट्रुअल फेज चलता है 1 से लेके 5th डे तक, जिसमें ब्लीडिंग होती है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ब्लीडिंग होती है, इसे हम मेंसेस भी कह सकते हैं, मेंसेस। ओके, मेंस्ट्रुअल फेज चलता है। अब इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग लीड्स टू ब्लीडिंग। एंडोमेट्रियम लाइनिंग का टूटना और ब्लीडिंग होना, पीरियड्स होना जिसे हम कहते हैं, वो होता है 1 से 5th डे में। अब यहाँ पे ब्लीडिंग जो होती है वो लिक्विड फेज में होती है। अब हमने तो ये पढ़ा 11th क्लास में कि जब ब्लड फ्लो होता है, जब कहीं पे कट लग जाता है, कोई इंजरी होती है, तो ब्लड जो फ्लो होता है वो कोएगुलेट हो जाता है, क्लॉट्स बन जाते हैं। बट यहाँ पर तो ब्लड लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिब्रोलाइसिस होता है। इसका मतलब कि जो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं पर वो डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए जो ब्लीडिंग होती है वो लिक्विड फेज में होती है। और एवरी मंथ 30 to 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट। 30 से 40 ml ब्लड हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में फ्लो होता है। नेक्स्ट फेज आता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज 6 से 13 डे तक चलता है, जिसमें क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब जो एंडोमेट्रियम टूटी है उसको फिर से बनाना है, फिर से उसे तैयार करना है कि अगर अगली बार फर्टिलाइजेशन होती है इन केस तो इम्प्लांटेशन हो सके, इसलिए एंडोमेट्रियम को फिर से रीजनरेट करना है। और इस प्रोसेस को, इस फेज को हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, तो हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्री ओव्यूलेटरी इवेंट्स में चलता है, ओवरी में 1st डे से 13th डे तक फॉलिकुलर फेज चलता है। ये फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, FSH फॉलिकल्स पे एक्ट करता है, तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में, फिर इवेंचुअली ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्राफिन फॉलिकल के पास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, हेंस मैक्सिमम एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड हियर। ओके, और यहाँ पे यूट्रस में हमने देखा 2 फेज चलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज एंड प्रोलिफरेटिव फेज। मेंस्ट्रुअल फेज पहले से 5वें दिन तक चलता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है, इसे हम मेंसेस भी कहते हैं। यहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट जाती है, इसलिए ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग कैसे होती है, लिक्विड फेज में होती है। लिक्विड फेज में क्यों होती है, क्योंकि फाइब्रोलाइसिस हो जाता है। वो कैसे होता है, जब ब्लड क्लॉट्स डिसॉल्व हो जाते हैं, ब्लड में कोएगुलेशन नहीं हो पाती है, वो लिक्विड फेज में फ्लो होता है, उसे हम फिब्रोलिसिस कहते हैं। अब कितना फ्लो होता है ब्लड, एवरी मंथ 30 से 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट। प्रोलिफरेटिव फेज में देखते हैं 6 से 13th डे, 6ठे से लेके 13वें दिन तक ये चलता है। इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम दोबारा बनती है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब आगे हम देखेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, और हमने अभी अभी हार्मोनल रेगुलेशन में देखा कि ग्रैनुलोसा सेल्स जो होते हैं वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। सिंस ग्राफिन फॉलिकल के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन भी मैक्सिमम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओवरी में हमने देखा यहाँ पे 1st से 13th डे तक फॉलिकुलर फेज चलता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूट्रस पे। यूट्रस पे उतने ही देर में 2 फेज चलते हैं, पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा होता है प्रोलिफरेटिव फेज। मेंस्ट्रुअल फेज चलता है 1st से लेके 5th डे तक, जिसमें ब्लीडिंग होती है, यहाँ पे
पे लिख देते हैं हम, ब्लीडिंग होती है, इसे हम मेंसेस भी कह सकते हैं, मेंसेस। ओके, मेंस्ट्रुअल फेज चलता है। अब इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग लीड्स टू ब्लीडिंग। एंडोमेट्रियम लाइनिंग का टूटना और ब्लीडिंग होना, पीरियड्स होना जिसे हम कहते हैं, वो होता है 1st से 5th डे में। अब यहाँ पे ब्लीडिंग जो होती है वो लिक्विड फेज में होती है। अब हमने तो ये पढ़ा 11th क्लास में कि जब ब्लड फ्लो होता है, जब कहीं पे कट लग जाता है, कोई इंजरी होती है, तो ब्लड जो फ्लो होता है वो कोएगुलेट हो जाता है, क्लॉट्स बन जाते हैं। बट यहाँ पर तो ब्लड लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिब्रोलाइसिस होता है। इसका मतलब कि जो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं पर वो डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए जो ब्लीडिंग होती है वो लिक्विड फेज में होती है। और एवरी मंथ 30 to 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट। 30 से 40 ml ब्लड हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में फ्लो होता है। नेक्स्ट फेज आता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज 6 से 13th डे तक चलता है, जिसमें क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब जो एंडोमेट्रियम टूटी है उसको फिर से बनाना है, फिर से उसे तैयार करना है कि अगर अगली बार फर्टिलाइजेशन होती है इन केस, तो इम्प्लांटेशन हो सके। इसलिए एंडोमेट्रियम को फिर से रीजनरेट करना है, और इस प्रोसेस को, इस फेज को हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, तो हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्री ओव्यूलेटरी इवेंट्स में चलता है, ओवरी में 1st डे से 13th डे तक फॉलिकुलर फेज चलता है। ये फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, FSH फॉलिकल्स पे एक्ट करता है, तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में, फिर इवेंचुअली ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल के पास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, हेंस मैक्सिमम एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड हियर। ओके, और यहाँ पे यूट्रस में हमने देखा 2 फेज चलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज एंड प्रोलिफरेटिव फेज। मेंस्ट्रुअल फेज पहले से 5वें दिन तक चलता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है, इसे हम मेंसेस भी कहते हैं। यहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट जाती है, इसलिए ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग कैसे होती है, लिक्विड फेज में होती है। लिक्विड फेज में क्यों होती है, क्योंकि फाइब्रोलाइसिस हो जाता है। वो कैसे होता है, जब ब्लड क्लॉट्स डिसॉल्व हो जाते हैं, ब्लड में कोएगुलेशन नहीं हो पाती है, वो लिक्विड फेज में फ्लो होता है, उसे हम फिब्रोलिसिस कहते हैं। अब कितना फ्लो होता है ब्लड, एवरी मंथ 30 से 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट। प्रोलिफरेटिव फेज में देखते हैं 6 से 13th डे, 6ठे से लेके 13वें दिन तक ये चलता है। इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम दोबारा बनती है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब आगे हम देखेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, नेक्स्ट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन पढ़ना है हमें। ओव्यूलेशन क्या होता है, कैसे होता है? ओव्यूलेशन होता है रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इन ऑर्डर टू गेट द सेकेंडरी oocyte। जब ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है तो उसके अंदर से जो निकलता है उसे हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल के फटने को, सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल। जो LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों अपनी पीक पे होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड हमने NCERT में देखा है, क्या होता है, LH सर्ज। ये क्या होता है, रैपिड इंक्रीज इन LH लेवल्स। जब LH लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है, अपनी पीक पे होता है, उसे हम कहते हैं LH सर्ज। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक भेजता है LH को, LH से इंक्रीज होके आती है LH सर्ज, और LH सर्ज यानी जब LH अपनी पीक पे होता है तो होता है ओव्यूलेशन। हेंस हमें अपना सेकेंडरी oocyte मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। अब डे ऑफ ओव्यूलेशन कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला होता है, जो होता है नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल -14। अब लेट से एक फीमेल है जिसकी साइकिल है 45 डेज की, तो उसका ओव्यूलेशन का डे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज इन साइकिल -14, कितने डेज की है, 45 -14, तो 31st डे पे ओव्यूलेशन होगी। ऐसे आप कितने भी दिन की साइकिल हो उसका कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं ओव्यूलेशन। एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देती हूँ। ओव्यूलेशन होता है रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। LH और FSH दोनों अपनी पीक पे होते हैं। एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक भेजता है LH को, LH इंक्रीज होता है, लीड्स टू LH सर्ज,
और वहां से ओव्यूलेशन होता है, और इस मैकेनिज्म को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। और डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14। किसी भी दिन की हो, अगर 35 डेज की है तो 21st डे पे ओव्यूलेशन होगा, 45 डेज की है तो 31st डे पे ओव्यूलेशन होगा, 28 डेज की है तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा, एंड सो ऑन। जितना भी आपको निकालने का मन हो आप निकाल सकते हो। तो यस, यहाँ पे ओव्यूलेशन भी हम खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं ओव्यूलेशन के बाद, अब हम वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी इवेंट्स, मतलब ओव्यूलेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं। यहाँ भी सेम प्री ओव्यूलेटरी की तरह ही दो जगह होता है, ओवरी में और यूट्रस में। दोनों में 15 से 28 डे तक एक ही स्टेज चलता है। ओवरी में चलता है ल्यूटियल फेज और यूट्रस में चलता है सिक्रीटरी फेज। ओवरी में ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं, ल्यूटियल फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, जब ग्राफिक फॉलिकल रप्चर होता है उसमें से सेकेंडरी oocyte निकल जाता है, बट पीछे जो बचा, जहां से सेकेंडरी oocyte तो निकल गया, ग्राफिक फॉलिकल जब रप्चर हुआ तो पीछे जो बच गया मास, उस मास ऑफ सेल को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि एक येलो कलर बॉडी होती है जिसे हम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ पे काम कैसे होता है वो देख लेते हैं। एलएच से कॉर्पस ल्यूटियम, एलएच जो है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। ठीक है, यहाँ से कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। ये दोनों हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी मेंटेन करने में। ये तो तब बात हुई जब प्रेगनेंसी हुई, मतलब फर्टिलाइजेशन हुई। तब क्या, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती। जब फर्टिलाइजेशन नहीं है मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है मतलब इन दोनों का कोई काम नहीं है। तो प्रोजेस्टेरोन एलएच को नेगेटिव फीडबैक भेजता है कि बस अब कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन नहीं करना है। तो एलएच कम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट होता है एंड देन इवेंचुअली बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, ये बात की हमने ल्यूटियल फेज की। उसके बाद हम देखते हैं यूट्रस में क्या होता है। 15 से 28 डे तक जो फेज चलता है उसे सिक्रीटरी फेज कहते हैं। इसका नाम भी इसके काम के लिए रखा गया है। क्यों, क्योंकि एंडोमेट्रियम बिकम्स मोर ग्लैंडुलर इन नेचर। क्यों, क्योंकि उसे तो ये पता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इम्प्लांटेशन होगा, तो उसे अपने आप को रेडी करना है, इसलिए एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर हो जाती है और ज्यादा। इन केस जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है। यहाँ क्या होता है, यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन, यही हमने अभी बात की, क्योंकि अपने आप को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर उसे रखना है कि फर्टिलाइजेशन अगर होगी तो इम्प्लांटेशन ऑब्वियसली होगा ही होगा। ठीक है, और अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है, फिर ब्लीडिंग होती है एंड अगेन द ऑल साइकिल स्टार्ट्स। एंड उसके बाद फिर वही फेज चलते हैं, प्री ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेशन, पोस्ट ओव्यूलेटरी, वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं, हमने सारे फेजेस देख लिए, अब हम केस 1 और केस 2 करेंगे। क्या होता है जब प्रेगनेंसी ना हो और जब प्रेगनेंसी हो जाए, क्या फेट होता है, वो अभी हमें पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हम देखेंगे केस 1 और केस 2, जहाँ पे केस 1 में फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट एंड केस 2 में फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट। जब फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है तो क्या होता है, हमने देखा है सेवरल स्टेजेस होते हैं, मोलुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। तो यहाँ पे जो ब्लास्टुला होता है वो HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो ब्लास्टुला है वो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है रिलीज करता है। ये क्या करता है, वर्क्स सेम एज LH, ये मिमिक्स LH को कॉपी करता है। जो काम LH का होता है वही ये करता है। क्या काम होता है LH का, हमने अभी अभी देखा, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम जो LH का होता है, अब वो LH की जगह HCG करता है। यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा तो वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग वहीं पे बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी, ब्रेक नहीं होगी, मतलब ब्लीडिंग नहीं होगी एंड हेंस
जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन हो जाना, जहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे देखते हैं केस 2 में जब फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होती है तो क्या होता है। फर्टिलाइजेशन एब्सेंट मतलब कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है अगर, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होते हैं वो एलएच को नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं। ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है, पहले भी बताया है मैंने। जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं एलएच को नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं कि तू अब कम हो जा, तो एलएच के लेवल्स धीरे धीरे गिरते हैं और जैसे जैसे लेवल्स लो होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं होता, वो डीजेनरेट हो जाता है। सिंस इट इज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्परेरी है मतलब वो एक टाइम के बाद डीजेनरेट हो जाएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहा, इसलिए प्रोजेस्टेरोन भी नहीं रहेगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम नहीं तो प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रेट नहीं होगा। एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी, हेंस ब्लीडिंग होगी, जिससे पता चलेगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, इम्प्लांटेशन नहीं है, प्रेगनेंसी नेगेटिव है, अभी नहीं हुई है। तो ये 2 केसेस थे जो आपको पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या होता है। अगर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट हो तो क्या होगा, अगर एब्सेंट हो तो क्या होगा, कहाँ पे क्या होता है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर अभी आपको कोई डाउट है तो एक बार आप लेक्चर को फिर से देखिए। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है, मैं आपको वहाँ आंसर कर दूंगी। सो यार, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा, और कोई भी डाउट हो वंस अगेन तो बता देना मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि ऐसे ही मैं आपको और भी टॉपिक्स जो हैं जो नीट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं उसके लिए मैं वीडियोस बनाती रहूंगी। जो टॉपिक्स बच्चों को लगते हैं कि बहुत मुश्किल हैं, जो उन्हें समझ नहीं आते हैं खुद से पढ़ने पे, वहां मैं ये टॉपिक्स लेके आऊंगी आपको समझाने के लिए, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन आई एम शिवांगी चौहान, साइनिंग ऑफ।